जब भी मौसम चेंज होता है या सर्दियाँ आती हैं तो आम बीमारियाँ जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या इवन हल्का फुल्का बुखार बहुत कॉमन है। अक्सर तो बच्चों को हो जाता है और बाज़ औक़ात बड़ों को भी। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जब आप बीमार हों, आपकी तबीयत ठीक ना हो, तो क्या ब्रेस्ट फीड कराना सेफ़ है, कौन कौन सी मेडिसिन है जो उस टाइम पे आप ले सकते हैं, और अक्सर बीमारी में जब आपकी मिल्क सप्लाई ड्रॉप कर सकती है तो उस टाइम क्या करना चाहिए, बच्चे को आप कैसे प्रिवेंट कर सकती हैं कि वो बीमार ना हो। सबसे पहली बात तो ये कि जितनी भी वायरल बीमारियां हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, गला खराब, इवन बहुत सी बैक्टीरियल इलनेसेस भी, उनमें ब्रेस्ट फीड करवाना बिल्कुल सेफ है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। इनकी बात हम आगे करेंगे ताकि बच्चा उससे कम इफेक्ट हो। लेकिन बीमारी के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करने से ना सिर्फ आपकी अपनी मिल्क सप्लाई मेंटेन रहती है बल्कि बच्चा भी उस इन्फेक्शन से बहुत हद तक बचा रहता है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो अपने सब्सटेंसेस हैं, स्पेशली एंटीबॉडीज, खासतौर पर जिनमें हम IgA एंटीबॉडी का जिक्र करते हैं, वो बच्चे के अंदर इम्यून प्रोटेक्शन 100x कर देती है। तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग से जो फवायद मिल रहे हैं वो इस रिस्क के मुकाबले में बहुत कम है कि हो सकता है उसको भी इन्फेक्शन हो जाए। फायदे ज़्यादा हैं और ब्रेस्ट फीड कराना बिल्कुल सेफ है और कराना चाहिए। होता ही है कि वायरल बीमारी तो चलिए अचानक से हो गई, लेकिन बैक्टीरियल इलनेस जो होती है उसका इन्फेक्शन ऑलरेडी आपकी बॉडी में चल रहा होता है। तो जब तक उसके सिम्टम्स आते हैं, जब तक आपको पता चलता है कि ये हो रहा है, तब तक ऑलरेडी बच्चा भी उससे एक्सपोज हो गया है। तो फिर उस टाइम एकदम ही बच्चे से 100% अपना कॉन्टैक्ट खत्म करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर बच्चे ने एक्सपोज होना था तो वो तब तक हो चुका होगा। और वायरल बीमारियां तो ऐसी होती हैं कि अगर एक बंदे को घर में हो गई है तो सूनर और लेटर सारे घर को होती हैं। तो जब भी ऐसे आपकी तबीयत ऊपर नीचे होती है तो बच्चे को ये पता चल जाता है। बच्चे को पता चलने से मेरी मुराद ये है कि ब्रेस्ट मिल्क फिर उस टाइम पे अपनी कंपोजिशन चेंज कर लेता है। जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है, निपल पे लैच करता है, तो उसका जो थूक है, स्लाइवा, वो आपके जिस्म के साथ कांटेक्ट में आ रहा है। वहाँ से वो आपके बॉडी के टिश्यूज और इवेंचुअली ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करता है कि अब ये दूध चूँकि बच्चे को जाना है और ये बीमारी भी जिस्म में चल रही है, तो उसके लिहाज से स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बने जो कि बच्चे को इम्यून प्रोटेक्शन ज़्यादा दें। इसी तरह जब तबीयत ख़राब हो और हम मेडिसिन ले रहे हों तो आम मेडिसिन जो हम इस्तेमाल करते हैं जैसे पेनाडोल हो गई, ब्रूफिन, इवन एंटीबायोटिक्स भी जैसे एमोक्सिलिन, ये बिल्कुल सेफ़ हैं ब्रेस्ट फीडिंग में। बल्कि ज़्यादातर मेडिसिन जो हमें दी जाती हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ़ होती हैं। लेकिन स्टिल इट इज़ ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट कि आप खुद डॉक्टर से पूछें, उनको बताएं क्लियरली कि मैं ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ तो मैं कौन सी मेडिसिन ले सकती हूँ या नहीं। कुछ मेडिसिन हैं जैसे एनसेड्स वगैरह या एंटी एलर्जिक्स या डीकंजेस्टेंट्स जो कि हम ब्रेस्ट फीडिंग में रिकमेंड नहीं करते बिकॉज वो फिर ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे में भी चली जाती हैं। आई वुड से कि कभी भी खुद से डिसाइड ना करें, हमेशा डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ है या नहीं। आम छोटी मोटी बीमारियों के अलावा कुछ बीमारियां वाकई ऐसी हैं जिनमें ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहिए बल्कि ब्रेस्ट फीडिंग से मना किया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, खास तौर पे अगर उसकी रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी वगैरह चल रही है, कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन आपकी बॉडी में चल रहा है जैसे TB हो गया, मीजल्स हो गया, सेप्टिसीमिया हो गया। खैर सेप्सिस में तो बंदा खुद ही मरने वाला हुआ होता है, उसमें क्या है ब्रेस्ट फीड कराना है। लेकिन हेपेटाइटिस B, C या HIV, ये वो इन्फेक्शन है जिनमें ब्रेस्ट फीडिंग से मना किया जाता है। बहुत सी मरतबा जब हम बीमार होते हैं तो हमें टेम्परेरीली लो मिल्क सप्लाई का भी सामना करना पड़ता है। इसकी बहुत सी वजह है। पहली बात तो ये कि बीमारी में बंदा इतना थक जाता है, इतना ड्राउजी फील करता है, इतना एग्जॉस्टेड होता है कि वो शायद उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं फीड करवा पाती एक बंदी जितनी नॉर्मली कराती है। तो जाहिर है जब फीडिंग की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो आपकी बॉडी को सिग्नल मिलेगा कि शायद इतने मिल्क की जरूरत नहीं है और थोड़ी सी मिल्क सप्लाई ड्रॉप कर जाएगी। कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि वो प्रोलैक्टिन हार्मोन फिजिकल स्ट्रेस की वजह से इतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, या मे बी डिहाइड्रेशन हो जाए, खासतौर पर अगर बुखार है, दस्त है या उल्टियाँ हैं, तो आपकी बॉडी से फ्लूइड्स बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे हैं। तो अगर आप उनको रिकवर नहीं करेंगी तो मिल्क सप्लाई ड्रॉप हो सकती है, क्योंकि ऑफ कोर्स हाइड्रेटेड रहना मिल्क सप्लाई मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ मेडिसिन हैं डीकंजेस्टेंट्स जिनकी हमने पहले बात की कि उनके साइड इफेक्ट के तौर पे भी टेम्परेरीली मिल्क सप्लाई ड्रॉप हो सकती है। बट द गुड न्यूज़ इज़ के हियर आर सम टिप्स जिनके थ्रू आप इस मिल्क सप्लाई ड्रॉप को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहली, स्टे हाइड्रेटेड, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। सूप्स वगैरह खासतौर पर अगर सर्दियों का मौसम है, या यखनी या गर्म दूध, फ्लूइड्स लें ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप दिन में 4-5 कप चाय पीना शुरू कर दें। ऑफ कोर्स हाइड्रेशन में सबसे मेन फ्लूइड वाटर है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क इज 80% वाटर। तो पानी कम से कम 8 से 12 ग्लास यानी कि 2 से 3 लीटर 24 घंटों में पीना बहुत ज़रूरी है, खास तौर पे जब आप बीमार हो। पानी के साथ ही अपने खाने का ख्याल रखें। मेरे साथ तो ये बहुत होता है कि जब बीमार हो तो खाने को कुछ दिल ही नहीं चाहता। मेक श्योर कि आप जो भी बेशक थोड़ा थोड़ा इसे ही खा रहे हो वो न्यूट्रिशियस हो। यखनी हो गई, गोश्त हो गया,
कीमा हो गया, मतलब अच्छी चीज़ें खाएं, या वेजिटेबल्स भी। ऑफ कोर्स मुझे वेजिटेबल्स नहीं पसंद इसलिए मैंने सब्जियों का जिक्र नहीं किया, वरना सब्जियां भी डेफिनेटली अच्छी चीज़ हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि फीडिंग मिस ना करें। मुझे पता है बीमारी में जब ऑलरेडी आप इतने थके हों तो फीडिंग इज़ द लास्ट थिंग यू वांट टू डू, लेकिन ये आपकी मिल्क सप्लाई मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आप को कंफर्टेबल रखें, या तो पीछे 2-3 तकिए रख लें जिससे आपकी टेक लगी हो, या फिर साइड लाइन में ब्रेस्ट फीड करा लें कि आपका भी रेस्ट हो जाए साथ साथ, और साथ साथ आप दूध भी पिला लें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगता है हमें एज मदर सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि प्लीज़ टेक योर टाइम टू रेस्ट। हम तब तक रेस्ट नहीं करते हैं जब तक हमारी बॉडी हमें मजबूर ना कर दे कि भाई अब तो इस रेस्ट करने के अलावा कुछ आ रहा ही नहीं है। तो जो भी अपने कोई पेंडिंग काम है उनको जितना पोस्टपोन कर सकते हैं कर दे 2-4 दिन के लिए, जब तक आप बेहतर फील करें। नींद अपनी पूरी करने की कोशिश करें, और अपने हस्बैंड से या नानी दादी फैमिली में जो भी सपोर्ट के लिए अवेलेबल हो उनसे कहें कि वो कुछ दिन बच्चे का ज़रा एक्स्ट्रा ख्याल रख लें ताकि आप ज़रा जल्दी ठीक हो जाएं। जब आपकी तबीयत ठीक ना हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रिकॉशनरी मेजर्स ज़रूर लें कि बच्चा भी उसी टाइम बीमार ना हो। पहली बात तो हाइजीन का ख्याल रखें, वेरी ऑब्वियस कि बच्चे को फीड कराने से पहले बाद में पैम्पर चेंज करके उसका खाना तैयार करते वक्त हाथ ज़रूर धोएं अच्छे तरीके से, लाइक 10-15 सेकंड लगा के साबुन के साथ धोएं। और जब छींकें आ रही हो बहुत ज़्यादा तो आइडियली तो टिश्यू आपके पास होना चाहिए, टिश्यू आगे रखें और उसमें छींकें। लेकिन अगर टिश्यू नहीं है, विच आई कैन टोटली अंडरस्टैंड लिविंग विद अ टॉडलर, के हर वक्त आप अपने पास टिश्यू नहीं रख सकते वरना वो टिश्यू कोई खींचता रहेगा, तो अपने हाथ की बैक पे छींकें और फिर कोशिश करें कि इसको साफ किए बगैर बच्चे को टच ना करें। कुछ लोग तो इवन ये भी कहते हैं कि आपको मास्क लगा के ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए जब आपको इस तरह कोई कंटेजियस वायरल इलनेस हो। आई डोंट बिलीव इन दैट एक्सट्रीम। मुझे लगता है कि अगर आप बाकी चीज़ों का ख्याल रख लें तो मास्क के बगैर भी काम चल जाएगा, बट जस्ट टेलिंग यू कि अगर आप ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग यू कैन कंसीडर। एक बात और कि उस टाइम पे जब आपको छींकें बहुत आ रही हैं या नज़ला ज़ुकाम है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करने से ना थोड़ा सा अवॉइड करें। मेरा मतलब ये है कि उसको बहुत ज़्यादा उस टाइम पे किसेस ना करें, साथ ना लगाएं, लाइक जस्ट ब्रेस्ट फीड कराएं और उसके बाद हैंड ओवर टू समबडी एल्स हु कैन लुक आफ्टर द बेबी। एक और चीज़ के ऑफ कोर्स जब आप टिश्यू यूज़ कर रही हैं तो टिश्यू जो हैं उनको डिस्पोज ऑफ भी करना है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरी शुरू से आदत थी कि मैं जब भी इस तरह बीमार होती थी तो मेरे आसपास टिश्यूज़ का ढेर लग जाता था, लेकिन मेरे बेटे के पैदा होने के बाद मैंने सीखा कि वो टिश्यू अगर आप वहीं रहने देंगे ना तो 2 छोटे छोटे हाथ आके उन टिश्यूज़ के अंदर घुसना शुरू कर देंगे, तो फिर फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ ना जब वो टिश्यूज़ को पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ट्राई के जहाँ आप हों, जहाँ बच्चा हो, उसके आसपास का एरिया क्लीन हो। एक और चीज़ जो स्पेसिफिकली बीमारी से रिलेटेड तो नहीं है बट अच्छा होगा अगर क्लियर हो जाए कि यू डू नॉट नीड टू वॉश योर ब्रेस्ट। निपल पे अगर कुछ होगा भी तो वो ब्रेस्ट मिल्क होगा, जो कि बाजू का तो खुद रिकमेंड किया जाता है कि हैंड एक्सप्रेस करके इर्द गिर्द लगाएं, तो वो उसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया मौजूद हैं जो कि फ़ायदा ही दे रहे हैं। तो यू डू नॉट नीड टू वॉश योर निपल और ब्रेस्ट बिफोर और आफ्टर ईच फीडिंग। नॉर्मली जितना बंदा नहाता है हर रोज़ या एक दिन छोड़ के एक दिन, दैट्स टोटली फाइन। बीमारी होने को तो आप ज़ाहिर है प्रिवेंट नहीं कर सकते, तो अगर इन सब के बाद भी आपको लगे कि बच्चा जो है वो थोड़े सिम्टम्स शो कर रहा है तो डू सीक आउट अ पीडियाट्रिक एडवाइस, बिकॉज बच्चों के केस में चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होती हैं और ज़ाहिर है हम उनको वो वाली मेडिसिन उतनी डोज में उतनी फ्रिक्वेंसी से नहीं देते जितनी हम खुद लेते हैं। तो चाहे ऐसे छोटी मोटी बीमारी हो, खुद कोई टोटका करने से पहले एक दफ़ा डॉक्टर को ज़रूर चेक करा लें। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो हियर आई एम लिंकिंग अनदर वीडियो अबाउट क्लस्टर फीडिंग। क्लस्टर फीडिंग ये होता है कि बच्चे की जब तबीयत ठीक नहीं होती बाजू का तो वो बहुत ज़्यादा दूध पीना चाहता है। ये वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि बहुत सी मरतबा हम क्लस्टर फीडिंग को अपनी लो मिल्क सप्लाई से कंफ्यूज कर लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता।